चलिए भाई, आवाज मत करिए, अभी शुरू करते हैं, है ना। एनसीईआरटी लाए हैं सभी? ठीक है बच्चे। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, है ना। शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास। एक्चुअली क्या, आज अपनी क्लास यहाँ से मतलब रिकॉर्ड भी हो रही है, लाइव जा रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए क्लासरूम का बढ़िया से। और क्लास के बाद बात करता हूं मैं आपसे आपके डाउट्स के लिए एंड में, ठीक है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, चैप्टर, वो है 12th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं बच्चे जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स। देखो हमारे पास टोटल ना प्लांटी किंगडम में 5 डिवीजन है। जब आप प्लांटी किंगडम पढ़ते हैं तो टोटल 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें से 2 मतलब डिवीजन ऐसे हैं जिनमें सीड प्रेजेंट है, समझ रहे हैं बात या नहीं, लेकिन फ्लावर नहीं है। एक ही डिवीजन है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है। 3 डिवीजन ऐसे हैं जिनमें ट्रू लीफ, रूट, स्टेम प्रेजेंट है। टेरिडोफाइटा में लीफ, रूट और स्टेम प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीफ के साथ सीड्स आ जाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में रूट, स्टेम, लीफ, सीड और फ्लावर्स भी आ जाते हैं। और फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का। क्योंकि एंजियोस्पर्म के अलावा जितने भी 4 जो आपके डिवीजन बचे, उन चारों डिवीजन के बारे में बात हमारी हो जाती है किसमें, प्लांटी किंगडम में। 11th क्लास की एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में प्लांटी किंगडम जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहले एल्गी पढ़ाया जाता है, फिर आपको ब्रायो पढ़ाते हैं, फिर टेरिडो पढ़ाते हैं, फिर जिम्नो पढ़ाते हैं। एंजियो के बारे में पूरा का पूरा लाइफ साइकिल का हमारे पास एक चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से। करें शुरू? आप बताइए कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है बच्चे, ये प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। स्पर्मेटोफाइट प्लांट है। स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं? जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। बोलो, सीड बियरिंग प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट कहेंगे हम। किसको कहेंगे? सीड बियरिंग प्लांट को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफाइट। अब स्पर्मेटोफाइट में आपको याद करने हैं 2 तरह के प्लांट्स। एक तो आपको याद करने हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी सीड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरे आपको याद करने हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में भी सीड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप बताइए कि 2 तरह के प्लांट हमें याद करने हैं, एक जिम्नोस्पर्म याद करने हैं और दूसरे एंजियोस्पर्म याद करने हैं। यहां सिंपल सी बात है कि जो जिम्नो है, जिम्नो का मतलब यहां है बच्चे नेकेड। क्या है? और स्पर्म से मतलब है सीड, ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट जिसके सीड क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। और जब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो बताइए, एंजियो मतलब है कवर्ड, ठीक है, और स्पर्म मतलब क्या है? सीड। तो बताइए, सीड कवर्ड, सीड बाय फ्रूट वॉल। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं। इसका मतलब फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप बताइए कि हम जो यहां हमारे चैप्टर में बात कर रहे हैं वो बात किसके बारे में कर रहे हैं? सही है। तो बताइए, एंजियोस्पर्म में सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं। सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, लेकिन क्या जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते हैं? नहीं।
आप बताइए जिम्नोस्पर्म में होते हैं मेल और फीमेल कौन? मेल कौन और फीमेल कौन? कौन के नाम से याद करते हैं, मेल कौन और फीमेल कौन? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो आपको ये बात समझनी है कि हमारे पास हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पर। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं और एंजियोस्पर्म्स स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। किस में आते हैं? और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आपको सीड प्रेजेंट वाले प्लांट याद करने हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से प्लांट है जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं? तो बताइए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट है लेकिन सीड कवर्ड नहीं है, किससे? फ्रॉट वॉल से। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट है लेकिन कवर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म में जो सीड प्रेजेंट है वो कवर्ड है, किससे? तो इसका मतलब फ्रूट्स किसमें मिलेंगे हमें? जिम्नोस्पर्म में सीड मिलेंगे लेकिन फ्रूट, और एंजियोस्पर्म्स में। क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से और सुनिए, हम जब बात करेंगे प्लांटी किंगडम की, किसकी? तो आप बताएंगे कि भी प्लांटी किंगडम में हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आपको याद करने हैं। एक तो आप याद करोगे बच्चे नॉन वेसिकुलर। क्या बताओगे? नॉन वेसिकुलर प्लांट, जिनमें क्या है बच्चे? जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। बोलो नॉन वेसिकुलर प्लांट, जिनमें हम कहेंगे कि जाइलम एब्सेंट, फ्लोएम एब्सेंट। सही है। और दूसरे आप प्लांट याद करोगे वेसिकुलर। वेसिकुलर का मतलब हो गया कि जाइलम प्रेजेंट और फ्लोएम प्रेजेंट। सही है। तो जाइलम फ्लोएम बोथ प्रेजेंट, जाइलम फ्लोएम। तो वेसिकुलर एब्सेंट तो नॉन वेसिकुलर। अब नॉन वेसिकुलर प्लांट्स में आपको दो तरह के प्लांट्स याद करने हैं। एक तो आप याद करोगे थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा में जैसे मैं बोल दूं एल्गी। और दूसरे आप याद करोगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जब हम बात करेंगे वेसिकुलर की, तो वेसिकुलर में आपको तीन तरह के प्लांट याद करने हैं। एक तो आप बताएंगे बच्चे टेरिडोफाइट, दूसरे आप बताएंगे बच्चे जिम्नोस्पर्म्स, और तीसरे आप बताएंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। आप बताइए कि भाई नॉन वेसिकुलर प्लांट के अंदर तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है। और वेसिकुलर के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। इसमें हमें तीन तरह के प्लांट याद करने हैं। फर्स्ट हम बोलेंगे टेरिडोफाइट, सेकंड हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, और थर्ड हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से। यहां आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब हम प्लांटी किंगडम के अंदर वेसिकुलर और नॉन वेसिकुलर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट है, कौन कौन? इन थैलोफाइट और ब्रायोफाइट प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, कौन? बच्चे वो गैमेटोफाइट होता है। कौन सा प्लांट होता है? गैमेटोफाइट। अब बात आती है गैमेटोफाइट कहते किसको है? आप बताइए। गैमेटोफाइट हम कहते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को। क्या बोलेंगे? गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज गैमेटोफाइट्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन प्लांट्स में आपको, जैसे हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा में ना, जब ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे तो ब्रायोफाइटा में आपको मिलेगा स्पोरोफाइट भी। लेकिन आप बताना कि ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो हम जो मेन प्लांट बताते हैं वो किसको बताते हैं? गैमेटोफाइट को। किसको बताते हैं? और साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है बच्चे, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड इन द सेंस, आप बताओगे इसमें क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एन टाइप ऑफ प्लांट होता है। कैसा होता है? तो बताइए कि जब हम बात करेंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट की, जिनमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, उनमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को इंक्लूड करेंगे। और इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होगी बच्चे, वो हैप्लॉइड होगी। गैमेटोफाइट है लेकिन कैसे होगी? हैप्लॉइड होगी। और उसमें जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो मेन बॉडी होती है, उनकी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की सिर्फ एक एक कॉपी मिलती है आपको डिवीजन के टाइम पे। क्लियर है यहां तक? अब जब हम बात करेंगे किसकी बच्चे?
वेसिकुलर प्लांट्स की, मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की। तो आप बताना कि भाई इनका जो मेन प्लांट होता है, क्या बताएंगे आप? इनका जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चे, वो आपको बतानी है कैसी? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? तो बताइए, स्पोरोफाइट प्लांट हम कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को। समझ रहे हैं बात या नहीं? जो प्लांट स्पोर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? सही है बात या नहीं? और याद रखेंगे, इनकी जो मेन बॉडी स्पोरोफाइट है बच्चे, वो डिप्लॉयड होती है। कैसे होती है? कैसे होती है? डिप्लॉयड होती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब हर एक क्रोमोसोम की कॉपीज कितनी कितनी? दो दो। मुझे नहीं लगता कि यहां आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड समझने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी ली है, तो उसमें सेल डिवीजन जब हमने पढ़ा था तो हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉयड के बारे में बहुत अच्छे से बच्चे हर चीज को क्लियर किया था हमने, अमाउंट ऑफ डीएनए भी और क्रोमोसोम्स के नंबर्स पे। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? इससे आपको, मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम आएगी। आप समझ जाएंगे कि भाई जो जब भी हम पढ़ेंगे ना नॉन वेसिकुलर प्लांट, तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को इंक्लूड करते हुए मेन प्लांट बॉडी कैसे बताएंगे, और इधर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होगी वो कौन होगा? डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें गैमेटोफाइट जनरेशन नहीं आती, आपको ये बात समझनी है खास करके। रीजन क्या है कि हम कह रहे हैं कि भाई गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज गैमेटोफाइट। सुनना बात ध्यान से, बताइए, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज गैमेटोफाइट। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो बताइए पूरे प्लांटी किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? मतलब वो अब रास्ता पीछे छोड़ आए हैं आप, जिसमें आप फंजाई तक आए थे, और फंजाई में आपने पढ़ा था कि ड्यूटेरोमाइस्टिस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी फेज को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अभी फंजाई के बाद आप जब प्लांटी किंगडम की बात करते हैं, तो आप बताइए एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक हमें प्लांट्स में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा तो बोलो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो बोलो फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स बनाने वाली जो जनरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? तो मुझे बताइए, क्या एल्गी में गैमेटोफाइट होगा? क्या ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होगा? क्या टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट होगा? क्या जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट होगा? क्या एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट होगा? बस ये समझना है कि भाई जब हम नॉन वेसिकुलर प्लांट्स की बात करते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनकी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ना, वो गैमेटोफाइट है। मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने वाली जो बॉडी है वो मेन बॉडी है। और वहीं जब हम बात करेंगे किसकी? वेसिकुलर प्लांट्स की, तो हम बताएंगे गैमेटोफाइट जनरेशन तो इनमें भी है, गैमेटोफाइट जनरेशन तो, बट डोमिनेंट जो बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी में बोल रहा हूं, वो कौन है? स्पोरोफाइट है। समझ रहे बात या नहीं? आप ना, जैसे अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं, जब यहां से निकल के अपने हॉस्टल घर की तरफ आप जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे। सही है बात या नहीं? तो आप ये बात समझेंगे, जिस पौधे से आप स्टेम तोड़ते हैं, जिस पौधे की आप लीफ तोड़ते हैं, जिस पौधे से, जिस प्लांट से आप फ्रूट्स तोड़कर खाते हैं, आप जहां से फ्लावर तोड़कर लाते हैं, मतलब जिनको आप टच कर पा रहे हैं, जिसको आप फील कर पा रहे हैं, सामने देख पा रहे हैं, वो एक स्पोरोफाइट प्लांट है। कैसा प्लांट है? कैसा प्लांट है? इनमें गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो सामने दिखाई नहीं देती, इतनी रिड्यूस हो जाती है बच्चे इवोल्यूशन के अंदर, जैसे जैसे प्रॉपर हम आगे बढ़ते गए। मतलब अगर मैं पूछूं कि इन तीनों प्लांट्स में से लोअर कौन और हायर कौन, तो आप बताइए टेरिडोफाइट से ज्यादा डेवलप स्पोरोफाइट किसका, और जिम्नोस्पर्म से ज्यादा डेवलप स्पोरोफाइट किसका? लेकिन इनका गैमेटोफाइट कंटिन्यू रिड्यूस होता जा रहा है। तो बताइए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गई है वो। तो गैमेटोफाइट है तो सही, लेकिन इतने रिड्यूस है कि सामने दिखाई। तो आप जब लीफ तोड़ते हैं प्लांट की, क्या तोड़ते हैं? लीफ तोड़ते हैं। आपने स्टेम तोड़ा या आप प्लांट उखाड़ के ले आए, रूट स्टेम लीफ जिसमें बताते हैं, वो प्लांट्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? स्पोरोफाइट। क्लियर है बात या नहीं? बच्चे, जब आप स्पोरोफाइट प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो आपको समझना है कि स्पोरोफाइट होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग। यहां लिखता हूं स्पोरोफाइट। इनको हम क्या कह रहे हैं? स्पोर
प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सही डायरेक्शन में हम, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में दो टाइप याद कर लो, एक तो आप बताओ होमोस्पोरस, क्या बताओगे, और एक बच्चे आप बताओगे हेटेरोस्पोरस, ठीक है बात या नहीं? एक तो आप कौन से बताने वाले हो और एक कौन से बताने वाले हो? तो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का बेसिक डिफरेंस क्या है बताइए? ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर बना रहे हो, मतलब प्रोड्यूस स्पोर कैसे, सेम टाइप, सही है बात या नहीं? तो ये स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, साइज में, मॉर्फोलॉजी में, मोटिलिटी में, हर चीज में एक जैसे हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? होमोस्पोरस। क्या कहेंगे? होमोस्पोरस। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो होमोस्पोरस में मैं एग्जांपल ले लेता हूं लोअर टेरिडोफाइट्स का। किसका? लोअर टेरिडोफाइट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। और जब मैं बात करता हूं किसकी, तो हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है प्रोड्यूस टू टाइप का। बेसिकली याद रखिए, क्योंकि हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो 11th-12th के सिलेबस की कर रहे हैं, सही है बात या नहीं? तो इसका मतलब हम नीट लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो इस लेवल पे आपको बेसिकली आपको पूरा का पूरा लाइफ साइकिल याद करने के लिए दो तरह के स्पोर याद करने हैं। तो बताइए प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, विच टाइप? बताइए। एक तो वो स्पोर जो साइज में बड़े होते हैं उनको तो कहते हैं मेगास्पोर, और जो छोटे होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो बोलो दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ठीक है बात? क्या बताएंगे? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अब ना मैं यहां एक छोटी सी बात आपको क्लियर करने वाला हूं। लास्ट स्लाइड पे बीच में मैंने जगह क्यों छोड़ी मैं आपको बताता हूं। आप ये बात याद रखेंगे जब हम प्लांटी किंगडम पढ़ते हैं, कौन सा, तो उसमें एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि भाई जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है प्लांट के अंदर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब किसी में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इंडिपेंडेंट होता है और किसी में डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई एक प्लांट है हमारे पास, उसका जो गैमेटोफाइट बॉडी है, कौन, वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। किसको? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो स्पोरोफाइट है वो किसको प्रोड्यूस करता है? तो आप एरो ऐसे लगा सकते हो। इसका मतलब प्लांटी किंगडम में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में हमें ये सब देखने को मिलेगा कि भाई गैमेटोफाइट प्रोड्यूस और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस, ये चलता रहेगा। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, ठीक है। अब बताइए जिन प्लांट्स में गैमेटोफाइट मेन हो गया वो तो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, और जिनमें स्पोरोफाइट मेन हो गया, क्लियर है बात? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़ूं आगे मैं? चलो अगली स्लाइड पे फिर से चलते हैं। तो बताइए कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन में कितने टाइप के स्पोर बने? कितने टाइप के? अब बताइए कि जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है ये स्पोरोफाइट की है या गैमेटोफाइट की? स्पोरोफाइट की, क्योंकि हेटेरोस्पोरस लिखा है। क्या लिखा है? और स्पोरस है तो मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग है तो मतलब स्पोरोफाइट है। स्पोर प्रोड्यूसिंग है तो मतलब स्पोरोफाइट है। क्लियर है बात या नहीं? तो अब आप समझें बच्चे की जो माइक्रोस्पोर्स हैं, कौन? तो बोलो माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और बताइए मेगास्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहां एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको, जिससे क्या हो जाता है कि बायोलॉजी जो है वो समझने की चीज हो जाती है। बच्चा क्या बेसिकली समझ नहीं पाता कि भाई मैंने कब कौन से चैप्टर में किस प्लांट के बारे में पढ़ा। आप बताइए
12th क्लास की एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई तो बताइए गैमेटोफाइट आएंगे या स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? बताइए गैमेटोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उससे जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो बताइए इस पूरे चैप्टर में मेन फोकस हमारा स्पोरोफाइट जनरेशन पर होगा या गैमेटोफाइट जनरेशन? एग्जैक्टली तभी तो हम पोलन ग्रेन चलाते रहेंगे, तभी तो हम एम्ब्रियो सेक चलाएंगे, तभी तो हम एग सेल से जाइगोट बनाकर आगे एम्ब्रियो बनाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में कहां है? लेकिन जब आप पढ़ते हैं 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बताइए वहां रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और इनके मॉडिफिकेशंस पढ़ाए जाते हैं। और बताइए रूट, स्टेम, लीफ और इनके मॉडिफिकेशन स्पोरोफाइट जनरेशन है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 जो है 11th की एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आप बताइए कि वहां मॉर्फोलॉजी हमें स्पोरोफाइट की पढ़ाई गई है पूरी की पूरी, क्योंकि गैमेटोफाइट तो सामने दिखते ही नहीं। आपको मैं कहूं कि जाओ भाई बाहर से लीफ तोड़ के ले आओ एक प्लांट की, तो बताओ लीफ जो तोड़ के लाओगे वो स्पोरोफाइट की लाओगे या गैमेटोफाइट की? एग्जैक्टली तो आपको वहां लीफ के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं कहूं कि जाओ भाई एक डंडा तोड़ के ले आओ, सरकारी स्कूल में होता था ना मास्टर जब पीटता था हमें, हमारे साथ तो यही होता था भाई कि जब पीटना होता था, जैसे मेरे नंबर कम आए हैं, मैंने कोई गलती की और मुझे पीटना है, तो मुझे कहते थे जा तोड़ के ला डंडा। तो स्कूल में लगे होते थे पेड़ पौधे, हम तोड़ के लाते थे, खुद ही पिटना है हमें उससे। तो अल्टीमेटली वो जो हम स्टेम तोड़ के लाए वो किसका लाए? स्पोरोफाइट का या गैमेटोफाइट का? एग्जैक्टली। और अगर आपको रूट उखाड़ के लानी है तो कहां से किसकी लाओगे? तो बोलो रूट, स्टेम, लीफ की बात आ गई है फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो इसका मतलब हमें पढ़ाया जा रहा है किसके बारे में? और इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से पक्का? बिल्कुल। तो आप बताइए कि बच्चे हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो हम बता रहे हैं वो स्पोरोफाइट की बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो दो तरह के स्पोर बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे किसमें और मेगास्पोर डेवलप होंगे किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। क्लियर है बात? अच्छे से। तो आप बताएं कि माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू और मेगास्पोर्स डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बात यहां तक? अच्छे से बढ़े फिर आगे? पक्का? चलिए अब देखिए आप, नहीं यहां से वो आदत पड़ी हुई है ना, अभी थोड़े दिन में हो जाएगा ठीक। बताएंगे हमारे पास एक प्लांट है, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास ना एक प्लांट था, ये इस प्लांट पर इसका रूट सिस्टम, ये इसकी ब्रांचेस है ना, और इन पर क्या लगी हुई है? लीव्स। ऐसे पढ़ते हैं अपने? ठीक है। बताओ डायग्राम सुंदर है या नहीं है? वेरी गुड। डायग्राम सुंदर वो होते हैं जो समझ में आ जाते हैं, नहीं? तो बताओ डायग्राम सुंदर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप बताएं कि भाई ये जो पोर्शन है ना, ये है ना, इस पोर्शन को क्या लिखोगे आप? बोलो। इसको लिखेंगे सर रूट। सही है? और इस पूरे पोर्शन को क्या लिखोगे? शूट। सही है? लेकिन आप देखो इसमें ये पोर्शन कौन? लीफ। और ये कौन? सही है? और लीफ और स्टेम को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? सही है? तो शूट मतलब हो गया स्टेम प्लस लीव्स। और अगर बच्चे मैं कहूं कि सिर्फ क्या स्टेम, तो आप बता दो विदाउट लीव्स। सही है बात या नहीं? सिर्फ स्टेम बोलेंगे तो विदाउट लीव्स की बात कर लेंगे, सिर्फ स्टेम बोलेंगे तो, और अगर हम क्या कह दें शूट, तो इसमें हो जाएगा क्या? स्टेम और लीव्स दोनों। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ेंगे। अब आप बताएंगे भाई ये शूट है, उसमें स्टेम और लीफ दोनों आते हैं, यस और नो? अब हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बताइए इन प्लांट्स में हमको फ्लावर भी पढ़ना है,
क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? फ्लावर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये कौन है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्लावर शूट पार्ट में होता है या रूट पार्ट में? सही है। फिर बच्चा कहता है फ्लावर अगर शूट पार्ट में है तो शूट तो आपने स्टेम और लीफ लिखा है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कि शूट तो आपने, तो आज के बाद आप याद करो कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, है ना। अब बात आती है हाउ। मॉडिफाइड शूट बोला तो कैसे बोला? हालांकि फील गुड करवाने के लिए बच्चों को साइंटिस्ट के नाम भी बोल दिए जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। गोथे नाम के साइंटिस्ट बताते हैं कि उन्होंने बताया था कि भाई फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो अभी हमें फोकस करना है किस पर? बिल्कुल मॉडिफाइड शूट पर, कि भाई फ्लावर क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर यही है अभी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ये मुझे कितना आता है उससे इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इस बात से कि भाई एग्जाम में कितना पूछा जाएगा मुझसे। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो हम बताते हैं कि फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी, और साथ ही साथ बताइए मॉडिफाइड शूट। तो फोकस करते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ बातें मैं 11th के आपकी मॉर्फोलॉजी की, फिजियोलॉजी की ऐड करके आपको समझाता हूं कि जो फ्लावर होता है वो शूट पार्ट में मॉडिफाइड शूट होता है। पूछो हाउ। देखिए 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? और जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो आपको शूट टिप पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाते हैं? और बच्चे जब आप शूट टिप पढ़ते हैं ना किसी प्लांट का, क्या पढ़ते हैं? शूट टिप। जैसे बताइए मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास ये प्लांट था, इस प्लांट में इधर तो इस पे लग रही थी एक लीफ, क्या थी? लीफ। और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये क्या है? क्लियर है बात या नहीं? अब देखो बच्चों, अगर ये शूट टिप है तो शूट टिप का जब डिटेल डायग्राम बनाते हो तो ऐसा बनाते हो आप। जब आप इसका टीएस पढ़ते हैं ना बच्चे, एलएस पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना होता है। हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये शूट टिप है। शूट टिप में ये साइडों में तो आपको दिखते हैं लीफ प्राइमोडिया। क्या दिखते हैं? सही है। इस वाले रीजन को यहां पर हम कहते हैं फ्लैंक, और ये वाला जो रीजन होता है ना इसको समिट कहते हैं। ऊपर वाला जो रीजन होता है क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। ठीक है बात या नहीं? अब बताइए फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए, बोलिए, लाइट और डार्क का एक फैक्ट होता है जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे। लाइट और डार्क का एक इफेक्ट होता है जिसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। और मजे की बात आप देखो, हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में सबसे पहले हमें प्लांटी किंगडम 3 नंबर चैप्टर में पढ़ाया गया। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 5 नंबर चैप्टर में पढ़ाया गया। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमें, और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स की फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी 4th यूनिट में हमें पढ़ाया गया, चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक। और जब इनको ये लगा, आपके एग्जामिनर को, एनसीईआरटी लिखने वालों को, कि अब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने बेसिक जानकारी बच्चे को सारी, तो फिर वो आए कहां पर? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवाने के लिए रिप्रोडक्शन पर। पूछो क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। बताइए, रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ। आप बताइए कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके सीड को अगर मिट्टी में हमने लगाया और प्लांट ने, सीड ने जर्मिनेट करके एक प्लांट बनाया, तो वो सडन फ्लावर फॉर्मेशन नहीं करता। बताइए, वो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। वो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, सोमैटिक ग्रोथ करता है, अपनी बॉडी को डेवलप करता है। जब कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है क्या? रिप्रोडक्शन, मतलब कि फ्लावर फॉर्मेशन। तो आप अब बताएंगे इनिशियली, बोलिए, क्या बोलेंगे? शूट टिप रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। समझ रहे हैं बात या नहीं? इनिशियली। और जब प्लांट को लगता है कि भाई मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई है,
प्लांट को क्या लगता है कि मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फिर वो किसको डेवलप करता है? फ्लावर को। अब आप बताइए, शूट टिप ही फ्लावर में मॉडिफाई होगा। अब ये जो रीजन मैंने आपको बताया, लीफ, प्राइमोडिया, समिट, फ्लैंक, ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा का पूरा शूट टिप का, बोलो यही डेवलप होगा किसमें? मैंने कहा कि फोटोपीरियोडिज्म में किसी प्लांट पर लाइट का इफेक्ट ज्यादा होता है, किसी प्लांट पर डार्क का इफेक्ट ज्यादा होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि लाइट और डार्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हम बढ़िया से फ्लावरिंग कर लेंगे, जो मर्जी लाइट दे दो, जो मर्जी डार्क दे दो, हमें कोई दिक्कत। तो बोलो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, ऐसे 3 तरह के प्लांट पढ़ते हैं हम। क्या क्या? तो बताइए, फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइट की वजह से फ्लावरिंग, डार्क की वजह से फ्लावरिंग, या फिर लाइट और डार्क का कोई इफेक्ट नहीं है, कैसी मर्जी लाइट दे दो, जैसे मर्जी आपको डार्क दे दो, हम तो फ्लावरिंग कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप समझना बच्चे की फ्लावरिंग के लिए, बोलिए, जो लाइट और डार्क का इफेक्ट होता है, किसका? लाइट का और डार्क का जो इफेक्ट होता है, वो कौन परसीव करता है? लीव्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब लीव जब इस इफेक्ट को परसीव करती हैं, तो आप बताइए कि यहां पर एक हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन बनाती हैं। हालांकि इस फ्लोरिजन का नाम बदल दिया गया है, लेकिन किताबों में अभी भी वही चल रहा है, तो हम तो उसी पे चलेंगे। लेटेस्ट स्टडीज में ऐसा है कि फ्लोरिजन का नाम कुछ और आ गया है, लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कस करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है ही नहीं। अभी तो हमारा टॉपिक ये है कि फ्लावर बनता कैसे है। तो आप बताइए, एक हार्मोन बनता है कहां पर? लीफ में। हार्मोन का नाम क्या है? और बताइए, ये फ्लोरिजन हार्मोन लीफ से जाएगा किस रीजन में? शूट टिप वाले रीजन में। आपको ये बात समझनी है कि जब चल रही होती है शूट टिप से कौन सी ग्रोथ? कौन सी ग्रोथ? उस टाइम पे फ्लैंक में डिवीजन तो होते हैं ज्यादा, ठीक है, और शमिट में डिवीजन होते हैं कम। आप समझो कि ऊपर वाली लेयर ये शमिट है, नीचे वाला ये मास ऑफ सेल्स जो है ये फ्लैंक है। तो फ्लैंक कंटिन्यू डिवाइड करता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता जाता है, और प्लांट की लेंथ, बोलो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। तो फास्ट डिवीजन किसमें और स्लो डिवीजन किसमें? ये कब की बात है? जब प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है तब। क्लियर है बात या नहीं? अब बताइए कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो गई? कंप्लीट। वो कह रहा है कि भाई मैं मैच्योरिटी पर आ गया हूं। कहां आ गया हूं? तो आप बताएंगे कि अब वहां कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? तो बताइए कि शमिट का डिवीजन तो हो जाएगा फास्ट, सही है, और फ्लैंक का डिवीजन रुक जाएगा। शमिट का डिवीजन और किसका डिवीजन रुक जाएगा? किसका डिवीजन रुक जाएगा? क्लियर है बात या नहीं? चलो आगे बढ़ू मैं, यहां तक क्लियर ना बात? आपको किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे आप। बेटा, जब वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही होती है, क्या चल रही होती है? तो ज्यादा डिवीजन किसमें हो रहे हैं और कम किसमें? तो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंटिन्यूअस है। लीफ से बनकर आया हार्मोन कौन सा? कौन सा? और फ्लोरिजन के आने के बाद फ्लैंक का डिवीजन और शमिट का डिवीजन। इसका इफेक्ट क्या है, उस पर चलते हैं। आप बताइए कि भाई ये वाला हिस्सा था हमारे पास ऐसे, सही है। अब ये वाला पोर्शन कौन था? फ्लैंक। और ये वाला पोर्शन, सही है, और ये लीफ, प्राइमोडिया। अब ये भी पढ़े हमने। और यहां इस स्टेम पर नीचे की तरफ यहां क्या लगी हुई थी? लीफ लगी हुई थी। तो फ्लोरिजन कहां से आया था? सही है। आप बताइए कि जब लीफ से फ्लोरिजन आएगा इस तरफ, तो फ्लैंक का डिवीजन और शमिट का डिवीजन, इससे क्या होगा? इससे बोलो कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला, यस और नो, बोलो इस पे नई नई लीव्स बनने लगेंगी। क्या बनने लगेंगी? बोलो आउटर मोस्ट लीफ जो बनेगी ना, यस और नो, बोलो उसको बोलेंगे सेपल, जो कि लीफ प्राइमोडिया का ही मॉडिफिकेशन है, सही है। उसके अंदर की तरफ जो लीफ बनेंगी ना, बोलो पेटल, ठीक है। और उसके अंदर की तरफ जो लीफ बनेगी ना, उसको बोलेंगे, बोलो स्टेमन,
क्या कहेंगे? स्टेमन, सही है। और बिल्कुल सेंटर में जो लीफ बनेगी ना, इसे कहेंगे कार्पल। चलो फ्लावर बन गया। इसका मतलब जब तो चल रहा था क्या? वेजिटेटिव ग्रोथ। तो डिवीजन फास्ट किसका था? कम किसका था? और जब बन के कौन आया? कौन बन के आया? कौन बन के आया? तो फ्लोरिजन बन के आने के बाद समिट का डिवीजन फास्ट हो गया, और ये जो टिप वाला रीजन था बच्चे, वो फ्लावर में मॉडिफाई हो गया। सही है बात या नहीं? जब ये फ्लावर में मॉडिफाई हुआ तो बोलो आउटर मोस्ट लीफ इज, उसके अंदर, उसके अंदर, सही है, स्टेमन, और सबसे अंदर। क्लियर है बात या नहीं? आप बताइए, कार्पल, स्टेमन, पेटल, सेपल, क्या बोलेंगे? आर मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स, सही है। और ये जो फ्लैंक वाला रीजन था ना, फ्लैंक वाला रीजन जिसमें डिवीजन रुक चुका है, अब उसकी सरफेस पे डिवीजन चल रहा है, तो बोलो ये वाला पोर्शन अब हो जाएगा थैलेमस, बेस ऑफ द फ्लावर। तो थैलेमस क्या होगा? बोलो मॉडिफाइड, बोलो मॉडिफाइड स्टेम। और मजे की बात बताऊं, देखो हमने कहा था कि शूट किसको कहते हैं? स्टेम प्लस क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब ये फ्लावर का डायग्राम है, इसमें बताओ सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल क्या है? मॉडिफाइड फ्लोरल, मॉडिफाइड फ्लोरल, और थैलेमस क्या है? और बोलो स्टेम प्लस इज मॉडिफाइड शूट। नहीं समझे बात? पक्का? एनसीईआरटी पेज नंबर 19 खोलो आप बच्चे। 19 पे चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ एंजियोस्पर्म। पेज पलट दो। इसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फ्लावर हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। हम दुखी हो तो फ्लावर, सुखी हो तो फ्लावर। सही है बात या नहीं? लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस पे ध्यान दें। तो पेज नंबर 20 से शुरू होता है सही में चैप्टर हमारा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसमें आप पढ़ना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है? मच बिफोर द सीन ऑन द प्लांट द, सही है। अगली लाइन उसने कहा डिसीजन लेना पड़ता है प्लांट को कि अब अपने को फ्लावर बनाना है। क्योंकि डिसीजन पहले क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पहले आपको वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर हमेशा मेच्योरिटी के बाद ही क्यों आता है, तो आप बताइए कि फ्लावर जो है वो बनता है शूट टिप से, और शूट टिप को करवानी होती है प्लांट की वेजिटेटिव या सोमैटिक ग्रोथ। तो अगर शूट को आप सडनली जल्दी ही बदल देंगे किसमें, तो बच्चे प्लांट की क्या नहीं हो पाएगी? वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बोलो रिप्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो पहले प्लांट कहता है कि पहले क्या करेंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ, और उसके बाद फ्लावरिंग करेंगे। तो डिसीजन की बात आई। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है? सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर्स। एग्जैक्टली। अब जैसे बच्चा ये लाइन पढ़ता है कि हार्मोन एंड स्ट्रक्चर्स, तो आके काउंटर पे पूछेगा जरूर कि सर कौन सा हार्मोन? अब आपको पता है फ्लोरिजन। वो पूछता है कौन सी स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रही है? आपको पता है कि शूट टिप में फ्लैंक और शमिट वाला रीजन जो होता है उसका मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पढ़ना शुरू करो, पूरी लाइन कंप्लीट करो। डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द, इसका मतलब फ्लोरल प्राइमोडियम हम कह रहे हैं शूट टिप को। जब समिट का डिवीजन तो हो जाता है फास्ट और फ्लैंक का डिवीजन हो जाता है कम, और फिर उसके बाद ये शूट टिप कन्वर्ट होगा किसमें? फ्लावर के अंदर। क्लियर है बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो सकते हैं आप। वेरी गुड। देखो डाउट ना होने के बच्चे सिर्फ दो ही कारण होते हैं, है ना? या तो जो पढ़ा रहा हूं वो सब समझ में, और या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। क्योंकि बीच का सा काम होता तो बच्चे का फेस बता देता है कि भाई नहीं नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अभी मैं क्या मान के चलूं? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, हमने कहा कि भाई एक प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट का ये रूट सिस्टम है और इस प्लांट पर ये कौन है, स्टेम। ठीक है, स्टेम पर बताइए जहां लीव्स लगती हैं, क्या लगती हैं, जिन जगहों पर लीफ लगती है ना, उन पोर्शंस को पता क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड। तो बोलो ये एक नोड है और ये भी एक नोड है, और बताइए दो नोड के बीच का पोर्शन क्या है, अब आप बताओ, ये जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर बनाई ये क्या, और ये क्या, तो बोलो लीफ और स्टेम को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पक्का। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि फ्लावर के अंदर भी हमें नोड और इंटरनोड्स मिलेंगी। क्या फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, क्या फ्लावर में मॉडिफाइड स्टेम है, अगर हाँ तो उसका नाम बताओ। बिल्कुल। क्या फ्लावर के अंदर मॉडिफाइड लीव्स हैं, अगर हाँ तो उनका नाम बताओ। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, यस और नो। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड्स। जहां ये चारों प्रेजेंट है वो पोर्शन, सही है बात या नहीं, यस और नो। जहां ये चारों प्रेजेंट है वो पोर्शन तो नोड, सही है बात या नहीं। और उनके बीच का हिस्सा, उनके बीच का हिस्सा, तो आप बताइए कि जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर का ये बेसल पार्ट जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें जिस जगह से क्या निकलेंगे, सेपल, क्या वो नोड है, अच्छे से, जिस जगह से क्या निकलेंगे, पेटल, क्या ये भी नोड है, पक्का। जिस जगह से क्या आप बच्चे ग्रो करेंगे, क्या ये भी नोड है, और जिस जगह से क्या निकलेगा, क्या ये भी नोड है, सही है बात या नहीं। तो आप बताइए बच्चे कि ये जो है, जिन जगहों से हमें क्या निकाल रहे हैं, फ्लावर की लीव्स, जैसे ये वाला हिस्सा बोलो नोड, ये वाला हिस्सा भी नोड, ये वाला हिस्सा भी नोड, और ये वाला पोर्शन भी नोड। अब बच्चा कहता है आपने लाइनें क्यों खींची, नोड तो किनारों पे है। तो आप बताओ, मैं तो भाई एलएस पढ़ा रहा हूं, आप तो थैलेमस को गोल समझो ना, यूं क्या समझो, गोल। तो आप समझो कि एक थैलेमस में चारों तरफ ऐसे 3D पे देखो ना आप, तो एक थैलेमस गोल स्ट्रक्चर है, तो उसके बेस में चारों तरफ सेपल्स, चारों तरफ, चारों तरफ, और बीच में एक होल होता है किसका बच्चे, कार्पल्स का, और कार्पल्स भी ऐसे होते हैं। क्लियर है बात या नहीं, अच्छे से। आप बताइए फ्लावर के अंदर सेपल्स पूरे ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट है, पेटल्स भी ऐसे चारों तरफ, सही है, स्टेमन्स भी ऐसे चारों तरफ, और सेंटर में, वेरी गुड। बताइए ये कौन है, वेरी गुड, ये कौन है, वेरी गुड, ये कौन है, सीख गए तुम लोग, चलो फिर एक बार थैंक यू बोल दो गुरुजी को और अच्छे से सीखोगे अभी तो। ये कौन है, कार्पल है, सही है बात या नहीं। इस कार्पल को पिस्टल भी कहती है एनसीईआरटी, जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आप बताएंगे सेपल, बोलो, एक यूनिट का नाम है, सेपल एक यूनिट का नाम है, लेकिन फ्लावर का जो थैलेमस है, आप 3D पे डायग्राम सोच के देखो ना, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है यूं, तो उसमें जो चारों तरफ सेपल लगे हुए हैं, चारों तरफ जो सभी सेपल्स को मिलाकर बोलो, बोलेंगे कैलिक्स, बोले इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं हम। पूछो कब, जो बोलो जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तब, है ना। 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में 4 फैमिलीज, और चारों फैमिलीज के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों लिखने होते हैं। वो लोग फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो फॉर्मूला के टाइम पे अगर के लिखा जाए तो के मतलब होता है कि हम सेपल्स के बारे में बता रहे हैं, हम कैलिक्स के बारे में बता रहे हैं, सही है बात या नहीं। नंबर 2 पे कौन, पेटल,
पेटल बोलो एक यूनिट का नाम है, सही है बात या नहीं? लेकिन पूरा का पूरा पेटल्स का जो ग्रुप है कोरोला, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलो एक यूनिट का नाम क्या है? स्टेमन। लेकिन इनका पूरा ग्रुप एंड्रोशियम होता है, सही है बात या नहीं? और इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक यूनिट का नाम क्या है? क्या नाम है? और इनका पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है वो गाइनोशियम होता है, और इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है बात या नहीं? तो बताइए के सी ए जी, ठीक है। यहां ना एक छोटे से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बात, पूछो क्या? भाई मैंने फ्लो के अंदर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कैलिक्स रिप्रेजेंट बाय के, कोरोला रिप्रेजेंट बाय सी, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट बाय ए, गाइनोशियम रिप्रेजेंट बाय जी होता है। लेकिन मैंने इनके चारों तरफ जो ब्रैकेट लगाया है ना बच्चे, ब्रैकेट जो लगाया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था, ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं था कि ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग है। क्योंकि फ्लोरल फार्मूला के अंदर ब्रैकेट का अपना खुद का एक यूनिक कैरेक्टर है कि भाई ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट कहता है मैं अकेला किसी चीज को रिप्रेजेंट करता हूं। पूछो किसको? अबे जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तब बताएंगे, नहीं समझ रहे? सारा यही सीख लोगे तो मॉर्फोलॉजी में क्या सीखोगे? वहां के लिए भी तो बचा के रखेंगे ना कुछ, है ना? तो आप बताइए कि ब्रैकेट में तो सर ने सिर्फ हमें बताने के लिए रिप्रेजेंट करवाया था। ये मेरा डाउट नहीं होना चाहिए कि गुरुजी वहां तो हमने जब पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, क्या हम रिपीटर्स हैं? नहीं समझ रहे मेरी बात? और हमने चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, सर तो हमें चीजों को रिवाइज करवा रहे हैं अच्छे से, ताकि नीट 2023 के अंदर हमारे क्वेश्चन और सही हो जाएं। सही है बात या नहीं? जो गलतियां हमने की है वो हम आगे ना करें। तो यहां बताइए कि के चारों तरफ ब्रैकेट लगाने का अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है वो आपको कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत, क्योंकि मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो बताएंगे। समझ रहे हैं बात अच्छे से? बिल्कुल। तो आप बताइए के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी, ए और जी। एनी प्रॉब्लम? यहां तक प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो, वो कहे कि मुझे ये बात समझ नहीं आई गुरुजी। इसके आगे की बात मैं आपको जो बता रहा हूं वो मतलब आपको ऐसे समझना है कि भाई ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि भाई ये नोड है ना, और इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये कौन है? कौन है? तो बोलो पेटल और सेपल के बीच में एंथोफोर होता है ना, और यहां स्टेमन और पेटल के बीच में एंड्रोफोर होता है, और इनके बीच में यहां गाइनोफोर होता है। ठीक है बात या नहीं? इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप तो ये बात याद रखना कि भाई सेपल और पेटल के बीच में नोड है, पेटल और स्टेमन के बीच में नोड है, इंटरनोड है, वेरी गुड। और स्टेमन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड है। नोड तो वो प्लेस होते हैं गुरुजी जहां से लीफ निकलती है, और उन दोनों के बीच का पोर्शन इंटरनोड होता है, सही है? तो मैंने बोला एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, ये किसके नाम है? तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीजें, ठीक है? दूसरी बात बताइए, नीचे की तरफ जो हमें स्टेम दिख रहा है ये क्या बोलेंगे? पेडिसल। क्या कहते हैं? पेडिसल, पेडिकल, जिसपे फ्लावर लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये मार्केट से कभी आपने फ्लावर खरीदा हो या आपने देखा हो, फ्लावर टीवी में भी देखते हैं तो नीचे से फ्लावर की डंडी पकड़ते हैं हम। तो बताइए बेसिकली वो स्टेम नहीं तो होता जिसके टिप पे फ्लावर बना है। तो बोलो वो स्टेम जिसके टिप पे क्या मॉडिफाई हुआ, बस उसी स्टेम का नाम क्या है? क्लियर है बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई बात पूछनी हो? आगे बढ़ते हैं। बताइए हमने फ्लावर में कितने पार्ट पढ़े? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, जिसकी एक यूनिट का नाम क्या था? सेपल है, सेपल है ना। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
के से, सही है। दूसरा हमने किसको पढ़ा? कोरोला को, सही है। इसकी एक यूनिट का नाम, ये रंग बिरंगे पेटल होते हैं, फूलों की पंखुड़ियां। सबसे बाहर वाला ग्रीन जो पार्ट होता है उसको तो सेपल कहते हैं, और जिससे हम फ्लावर का कलर डिसाइड करते हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां। बोलो, रंग बिरंगी पंखुड़ियां। वो कौन है? पेटल्स। सही है बात या नहीं? और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 3 पे क्या पढ़ा हमने? एंड्रोशियम, सही है। एंड्रोशियम, और इसे रिप्रेजेंट, और नंबर 4 पे क्या पढ़ा? गाइनोशियम, सही है। और गाइनोशियम का सिंगल कौन? या, सही है। क्लियर है? और इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बताइए, कैलिक्स एंड कोरोला। बोलते नहीं हो एक तो तुम लोग, आवाज नहीं आई, इतना क्यों शोर कर रहे हो? बोलो, बोथ आर, कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सही है। बोलो, एसेसरी, एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सही है बात या नहीं? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। तो बताइए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो, नेसेसरी। क्या बोलेंगे? नेसेसरी पार्ट। देखो, स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर मत जाना, भावनाओं पे जाइएगा प्लीज। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो एसेसरी कौन? नेसेसरी कौन? इसमें बताइए, एंड्रोशियम को मेल पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, और गाइनोशियम को फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। मेल पार्ट किसको कहते हैं? और फीमेल पार्ट? चलो, पहले मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूं। करें, पहले आपको कंफ्यूज करते हैं। होंगे आप? चलो, हाँ हाँ बिल्कुल होना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? अच्छा मुझे बताओ, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स, ये सब क्या है? लीव्स हैं। मानते हो ये बात? पक्का? लीव्स स्पोरोफाइट में होती है, गैमेटोफाइट में? पक्का? अच्छे से। लीव्स स्पोरोफाइट में होती है, गैमेटोफाइट में? शाबाश, इसका मतलब बच्चे सीख चुके हैं। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट? तो फिर आप स्पोरोफाइट की लीव को क्यों लिख रहे हो ऐसे, मेल और फीमेल? हो जाओ कंफ्यूज ऐसे। हाँ तो मॉडिफाइड है तो लीव तो है। क्या स्टेमन मेल गैमेटोफाइट है? ये तो लीफ है। क्या कार्पल मेल गैमेटोफाइट है? ये तो लीफ है। बोलो, इतना सोचा ही नहीं हमने कभी। हमें तो गुरुजी ने कहा कि मेल पार्ट हमने याद कर लिया, फीमेल पार्ट हमने याद कर लिया। बोलो, स्पोरोफाइट में मेल फीमेल नहीं होते। मेल फीमेल तो गैमेटोफाइट में होता है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल प्रोड्यूस करने वाले को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मेल और फीमेल टर्म्स गैमेटोफाइट के लिए होती हैं। बोलो, मेल और फीमेल टर्म्स गैमेटोफाइट के लिए होती है। लेकिन ये तो लीव्स हैं, ये तो मॉडिफाइड लीव्स हैं, लीव्स। सही है बात या नहीं? तो बोलो, इन पर या इन में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। ये मेल फीमेल नहीं है। एंड्रोशियम या गाइनोशियम, स्टेमन या कार्पल, ये मेल फीमेल नहीं है। इनमें या इन पर
इनमें या इन पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं? नहीं समझ पाए, पता ही नहीं चला गुरु जी क्या पढ़ा दिया आपने। पक्का ना? हाँ, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हो कि भाई ये तो लीव्स हैं। अगर ये लीव है तो स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट के। तो मेल फीमेल टर्म जो होती है वो स्पोरोफाइट के लिए होती है, गैमेटोफाइट के लिए? हाँ, तो फिर आपने इसको कैसे लिख दिया मेल फीमेल? ये मेल फीमेल नहीं है, इन पर बनते हैं, इन में बनते हैं। क्लियर है बात या नहीं? बढ़े आगे और सुन लो फिर एक अच्छी सी बात। अभी तक पता है मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ आपको मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, टर्मिनोलॉजी, जो कि आपको चैप्टर में आगे दुखी बिल्कुल भी नहीं करेगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो, अगर बेस मजबूत है तो इमारत जितनी मर्जी बड़ी खड़ी कर लो आप। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? और अगर बेस मजबूत तो थोड़ी इमारत भी खड़ी करोगे तो भी घबराओगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो अभी बेस मजबूत करना है अपने को अपना। अब देखो भाई, बात चल रही है लीव्स की। किसकी? लीव्स आपको दो तरह की याद करनी है। पूछो कौन कौन सी? मेरे साथ बोलो, बोलो ट्रोपोफिल्स, और एक बोलो स्पोरोफिल्स। कौन कौन सी लीव्स याद करोगे? ट्रोपोफिल्स और बोलो ट्रोपोफिल्स। फोटोसिंथेटिक लीव्स। क्या बोलेंगे? एंड स्पोरोफिल्स। बोलो स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स। क्या बोलोगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग कौन कौन? कैसी कैसी? और ट्रोपोफिल्स। अब मैं अगर किसी बच्चे से कहूं ना कि जाओ बाहर एक पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनसे एक लीफ तोड़ के लाओ, जिनमें वेरिएशन पढ़ते हो आप, रेटिकुलेट, पैरेलल, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, याद है या नहीं है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट पढ़ते हो ना? मैं कहूं कि जाओ एक लीफ तोड़ के लाओ, तो आप ग्रीन कलर की लीफ तोड़ के लाए, तो बताओ आप ट्रोपोफिल लाए या आप स्पोरोफिल लाए? एग्जैक्टली। और अगर मैं आपको कहूं कि भाई स्पोरोफिल तोड़ के लाओ, फ्लावर का स्टेमन तोड़ लाओ। हाँ, फ्लावर का स्टेमन लीफ है ना? तो ऐसे बोलो कि अगर कार्पल तोड़ लाए तो स्पोरोफिल, स्टेमन तोड़ लाए। नहीं समझ रही मेरी बात आप अच्छे से? और ये ग्रीन कलर की जो लीफ प्लांट पे ऐसी लग रही है सामने, ये तोड़ के ले आए तो बोलो इतना सोचा नहीं था कभी। अब सोचना शुरू करो, टॉपिक अपने आप ही आसान हो जाएगा। रटना पड़ेगा ही नहीं फिर हमें। फिर आप कभी कहोगे नहीं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है ना? थ्योरी बहुत ज्यादा है, ये मैं मानता हूं। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं लगातार बोलूंगा। हाँ मेरे बच्चे, पेटल तोड़ के ले आए तो वो लीफ नहीं है, मतलब मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन स्पोरोफिल नहीं है। कैसे नहीं है अभी समझाता हूं। स्पोरोफिल नहीं है, स्पोरोफिल तोड़ने के लिए बोलूंगा ना मैं आपको, तो फिर क्या तोड़ के लाओगे आप? स्टेमन और कार्पल, क्योंकि नेसेसरी पार्ट वही है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वही बनाएंगे। सैपल ग्रीन कलर के होते हैं, बोलो तो फोटोसिंथेटिक है। पेटल बोलो कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? तो कलर प्रोवाइड करवाते हैं। इनका काम नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी बहुत कम करते हैं ये, और स्पोर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो स्पोरोफिल्स के बारे में। अब बताओ, स्पोरोफिल हमारे पास दो तरह की है। कितने तरह की है फ्लावर में स्पोरोफिल? एक, बोलो एंड्रोशियम में जो स्टेमन है, क्या है? ये क्या है एक? और दूसरा गाइनोशियम में जो कार्पल है। बोलो ग्रुप ऑफ द स्टेमन इज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ द कार्पल्स इज। तो इसका मतलब कार्पल एक लीफ है, स्टेमन एक लीफ है, एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ लीव्स है। लेकिन कौन सी? कौन सी? क्लियर है बात अच्छे से? पक्का? और सुनो फिर, पूछो क्या?
बताइए जो एंड्रोशियम होता है ना, एंड्रोशियम, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है। आप कहते हो कि भाई जो एंजियोस्पर्म है, कौन है? वो क्या करते हैं? सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। और हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब दो तरह के स्पोर बनाते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। कितने तरह के स्पोर बनाते हैं? सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो आप बताइए कि एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, बोलो, स्टेमन में होता है, और स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस पर क्या बनेंगे, या इसमें क्या बनेंगे? और मुझे बताओ, ये जो माइक्रोस्पोर इसमें बनेंगे, इसमें जो, वो किस में डेवलप होंगे? मेल गेमेटोफाइट में। सही है बात या नहीं? बच्चे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू एंड मेगास्पोर्स डेवलप्ड इनटू, यही बात देखो अब अपनी जुड़ गई और बिल्कुल क्लियर हो गई। पूछो क्या? कि एंड्रोशियम एक माइक्रोस्पोरोफिल है जिस पर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं किसमें? तो स्टेमन मेल पार्ट नहीं है, स्टेमन पर मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है, इसलिए स्टेमन को मेल पार्ट कहते हैं। समझे बात? अच्छे से? पक्का? और सुनो, बोलो जो गाइनोशियम होता है, क्या होता है? क्या होता है? गाइनोशियम। बोलो, गाइनोशियम एक मेगास्पोरोफिल है। क्या बोलोगे? क्या है? सही है बात या नहीं? और बोलो, मेगास्पोरोफिल पर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? और ये मेगास्पोर आगे डेवलप किसमें होंगे? किसमें डेवलप होंगे? फीमेल गेमेटोफाइट में। बोलो गुरुजी समझ आ गई अब बात? कार्पल मेल पार्ट नहीं है इस पे, सॉरी फीमेल पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं एज ए मेल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर है बात या नहीं? अच्छे से? यहां इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप। पूछें क्या? पूछें क्या? बोलो पूछो क्या? अलग से लिख रहा हूं एक डिब्बे में। बोलो, फोर सीड फॉर्मेशन, हेटेरो स्पोरी, हेटेरो स्पोरी इज एन एसेंशियल कंडीशन। मतलब जो भी सीड प्रोड्यूस करते हैं ना, वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। दिमाग में डाल लो ये बात कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो, तो बताइए क्या जिम्नोस्पर्म में एक तरह के स्पोर बनते हैं? कितने तरह के? क्या एंजियोस्पर्म में एक ही तरह के स्पोर बनते हैं? कितने तरह के? क्योंकि दोनों में क्या बनते हैं? तो बोलो, सीड फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल क्या है? एसेंशियल क्या है? अच्छे से? चलो एक बढ़िया सी बात और क्लियर कर दूं मैं आपको। देखो, यहां हेटेरोस्पोरस कंडीशन पढ़ाते टाइम स्लाइड नंबर 5 पे पढ़ाया था मैंने आपको हेटेरोस्पोरी। तो मैंने होमोस्पोरस में एग्जांपल क्या लिखा था, है ना? बोलो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हेटेरोस्पोरस की। किसकी? इसके क्या एग्जांपल बताओगे आप? बोलो, हायर टेरिडोफाइट, बोलो हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। बोलो, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सही है बात या नहीं? अच्छे से? तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन किस किस में दिख रही है? पक्का? बोले, सीड फॉर्मेशन के लिए हेटेरोस्पोरी एसेंशियल है।
हाँ या ना? अच्छे से? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? लो एक बात और अच्छे से सुन लो फिर मेरे से, आप फ्री में बता रहा हूं, देख लो आज तो मैं अच्छी अच्छी बातें पूछो। क्या बोलो? वेस्कुलर प्लांट में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं ना हम? बोलो टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनता, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड और एंजियोस्पर्म में भी सीड है ना? अब मुझे बताओ, क्या टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी दिखती है? क्या टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी दिखती है? सब में? किस में? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इवोल्यूशन में पहले हेट्रोस्पोरी आई या पहले सीड? क्योंकि हेट्रोस्पोरी होगी तो सीड बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोस्पोरी फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड इन, हाँ, और सीड फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, समझे बात या नहीं? ऊपर से गया बोलो। तो पहली बार सीड कहां बना और पहली बार सीड हैबिट कहां आई? सही है बात? सबको क्लियर है? बढ़ू मैं आगे? पक्का? चलो तो लास्ट स्लाइड हमारी ये थी कि वो स्पोरोफिल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स। यस और नो? और स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ में हमें फ्लावर में कितनी लीफ याद करनी है? 2। एक एंड्रोशियम का पार्ट और दूसरा गाइनोशियम। बोलो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ग्रुप ऑफ द स्पोरोफिल्स हैं, लेकिन एक सिंगल स्पोरोफिल को नाम देंगे स्टेमन, एक सिंगल स्पोरोफिल को नाम देंगे कार्पल। एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछो बच्चे, बाकी मैं आगे चलूं फिर। डाउट ना होने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। क्या क्या? और एक ऊपर से गया सब। तो मैं क्या मान के चलूं? अरे वाह, या तो मैं टीचर अच्छा हूं या तुम बच्चे। बोलो दोनों ही बातें ठीक है, और हम ज्यादा अच्छे हैं ऐसे बोलो। पढ़ाते तो आप सबको ही हो, हम अच्छा पढ़ते हैं, बोलो ऐसे। चलो बच्चों, फ्लावर की बात करते हैं। बताइए, ये फ्लावर का थैलेमस है, मॉडिफाइड स्टेम। अब मैं सेपल पेटल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? सेपल पेटल की बात ज्यादा नहीं करेंगे। अब अपना ध्यान जो रहेगा वो किस पे रहेगा? एंड्रोशियम गाइनोशियम पे। किस पे रहेगा? तो आप बताओ कि भाई, अपने बात करेंगे भाई, अपने पास एक स्टेमन है, ये सही है, और ये वाला पोर्शन कौन है? कार्पल, सही है। और इधर मैं बना रहा हूं किसको? पेटल को। तो ये वाला पोर्शन तो कौन हो गया? पेटल। ये कौन हो गया? स्टेमन, सही है। और ये कौन हो गया? कार्पल। बताइए कि बेसिकली तो ये होता है कि अलग अलग नोड से अलग अलग ये निकलते हैं। जनरली प्लांट्स में आपको यही याद करना है, जनरली प्लांट्स में आपको यही याद करना है। सही है बात या नहीं? यस और नो? लेकिन आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। पूछो किस बात का? कि सोलेनेसी फैमिली सुनी है आपने कभी? सोलेनेसी सब्जियां आ जाती हैं सारी, आलू बैंगन ये सब। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो सोलेनेसी फैमिली में सारी सब्जियां आ गई हैं। और सोलेनेसी याद रखना आप। पूछो क्या? कि जनरल कंडीशन तो ये होती है फ्लावर के लिए कि भाई स्टेमन और पेटल अलग अलग नोड से निकलते हैं, लेकिन सोलेनेसी में क्या होता है कि जो थैलेमस है ना, थैलेमस जैसे इसकी ये नोड है, सही है। बोलो इसी नोड से तो ऑरिजिनेट हो गया कौन? कौन? और यहीं से निकल गया कौन? ठीक है। तो हम कहते हैं कार्पल एंड स्टेमन्स आर फ्यूज्ड, या फिर सिंगल नोड से निकल रहे हैं। तो आप बताइए, जब इनका फ्लोरल फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, तो KCAG जब लिखते हैं, यस और नो? तो इसके ऊपर यूं कर देते हैं ऐसे करके, सोलेनेसी फैमिली में कर देते हैं ना ऐसा। किसमें होती है कंडीशन? सोलेनेसी फैमिली में। किसमें होती है कंडीशन? क्लियर है बात? अच्छे से? पक्का? कोई प्रॉब्लम? तो जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं वो है। चलें आगे। तो सोलेनेसी फैमिली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सोलेनेसी आपको पढ़नी है।
बढ़िया से। और दूसरी बात बच्चे, आपको सोलिनेसी याद होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 11th के एनसीईआरटी का लिविंग वर्ड जो है, लिविंग वर्ड के अंदर जब 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप पढ़ते हैं, तो सोलिनेसी फैमिली और उसके अंदर सोलिनम जीनस, दोनों के अच्छे खासे एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। सोलिनम, पिटूनिया, धतूरा आर इंक्लूडेड इन सोलिनेसी फैमिली, और सोलिनेसी फैमिली के कैरेक्टर हमें याद होने चाहिए, क्योंकि सोलिनेसी हमारी सिलेबस का ही पार्ट है। भी अपने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही चैप्टर आना है नीट के अंदर। नीट में तो पूरी बॉटनी आनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस बात का हमें खास ध्यान रखना है और किसका ध्यान नहीं रखना। अब जो चीजें एक्स्ट्रा है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उनको साफ ही बोल देता हूं कि भाई इनको रीड करिए, निकल जाइए। लेकिन जो चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, इस चैप्टर में नहीं लेकिन किसी और चैप्टर में रिलेट यहीं से करती हैं, उनको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। क्लियर है बात? और सुनिए, अब बताइए कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यही तो बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात आ जाए, किसकी? तो बोलो, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? मीन्स फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो हमारे चैप्टर का मेन फोकस किस पे? फर्टिलाइजेशन पे। सही है बात या नहीं? हमारे इस चैप्टर का मेन फोकस किस पे? किस पे? सही है बात या नहीं? लेकिन आप बताइए कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्लांट बॉडी में कुछ डेवलपमेंट करवाने पड़ते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन करवाना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। अब बताएं इसमें क्या क्या पढ़ना है। बोलो, फ्लावर जो होता है, फ्लावर, सही है, उसमें हमें पढ़ना है स्टेमन को, कि स्टेमन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए हमें, क्योंकि माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट उसी में बनेंगे, फिर वो आगे गैमेट बना के फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो इसकी तो हम बोलो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। दूसरा बोलो कार्पल, कार्पल की भी ये तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और दो बोलो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, एक तो बोलो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोरोजेनेसिस, बोलो ये प्रोसेस है दोनों। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है एक, और मेगास्पोरोजेनेसिस भी क्या है? क्या है? सही है बात या नहीं? अब इसमें भी बोलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? बोलो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सही है। और इसमें भी बोलो क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस। सही है। और इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बोलो, ये प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चर्स है प्री फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स की।
किसकी बात करेंगे? और उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? स्टेमन। एनसीईआरटी खोलिए, पेज नंबर 20। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में आपने स्टार्टिंग की 4 लाइनें तो पढ़ ली, उसके बाद पढ़ना शुरू करो जल्दी से। हाँ जी, क्लियर है। तो उसने कहा कि भाई फ्लावर बना, तो फ्लावर के अंदर फिर आगे मेल जो पार्ट है उसको एंड्रोशियम और फीमेल जो पार्ट है उसको गाइनोशियम कहेंगे। ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चे, तो नंबर 1 पे हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में, वो हमारा टॉपिक क्या है? स्टेमन। सही है। इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ द फ्लावर। कौन? कौन? स्टेमन। सही है। स्टेमन लगा हुआ कहां है? बोलो थैलेमस पे। अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन कौन है? तो बोलो थैलेमस पे एक ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। यस और नो? इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा है? स्टेमन। सही है बात या नहीं? यस और नो? ये पूरी स्ट्रक्चर यहां से वहां तक क्या है? स्टेमन है। सही है। इस स्टेमन में आपको 2 पार्ट याद करने हैं। बोलो, एक तो हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ठीक है। और दूसरा ऊपर जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? एंथर। ठीक है बात? यस और नो? अब बताइए कि जो फिलामेंट होता है कौन होता है? क्या होता है? फिलामेंट। इस फिलामेंट के ना आपको 2 एंड समझाने हैं। एक एंड तो वो है फिलामेंट का जो किससे जुड़ रहा है? क्या? बोलो प्रॉक्सिमल एंड। और इसे याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है इसको। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि भाई स्टेमन का जो पोर्शन किससे जुड़ता है? इससे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रॉक्सिमल एंड। समझ रहे हैं बात या नहीं? और फिलामेंट का जो पोर्शन जाकर एंथर के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, किसके साथ? एंथर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको कहते हैं डिस्टल एंड। ठीक है। और ये दोनों एंड आपको याद होने चाहिए। क्या क्या? प्रॉक्सिमल एंड और प्रॉक्सिमल एंड और ये दोनों एंड आपको याद करने हैं। ठीक है बात या नहीं? आप बताइए कि हमारे लिए स्टेमन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट डिटेल स्टडी करने वाला है वो कौन सा है? एंथर। क्योंकि एंथर ही वो पार्ट पोर्शन है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? क्या प्रेजेंट होती हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर? किसके अंदर? एंथर के अंदर। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर। तो बोलो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनने वाले माइक्रोस्पोर के प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब बच्चा कहता है ये सारी बातें क्लियर है, माइक्रोस्पोर हमें समझ में आया, गैमेटोफाइट हमें समझ में आया, ये स्पोरेंजिया क्या है? बोलो स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बने। बोलो गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट बने। तो जिसमें स्पोर बनते हैं वो और जिसमें गैमेट बनते हैं वो। तो अभी बताइए कि हम जो स्टेमन की बात कर रहे हैं किसकी? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो माइक्रो स्पोरोफिल। सही है। तो स्टेमन में स्पोर्स बनेंगे या गैमेट्स? क्योंकि ये स्पोरोफिल है। तो बताइए जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनेंगे स्टेमन के, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनेंगे किसके? स्टेमन के, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया। अब वो स्पोर मेगास्पोर होंगे या माइक्रोस्पोर? तो बोलो जिस स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं उसका नाम। क्लियर है बात? अच्छे से। बेटा पेज फाड़ेगा कोई? रफ पेज मतलब ये इससे, हाँ इससे लेना आप, स्पाइरल कॉपी से। जब हम एंथर की बात करेंगे किसकी? तो बोलो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर याद करनी है हमें।
एंथर को कैसा याद करना है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है। ऐसे मतलब जिसके 4 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। बीच वाले हिस्से को बोलो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके चारों कॉर्नर पर बोलो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। और बीच में ये जो टिश्यू दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कनेक्टिव। तो कितने कॉर्नर हैं इसके? 4 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यस और नो? और इसमें एक क्या प्रेजेंट है? क्लियर है बात? सही है। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं अपने। इसको ना बेटा मैं ऐसे फाड़ दे, इसके 2 हिस्से कर दे। एक बढ़िया सी बात मैं बच्चों को बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। चारों हिस्से करके इसको घुमा दो ऐसे। एक मिनट ले रहा हूं बस, क्लास तो हो गई होगा, बेल लग गई, लेकिन समझा दूं बस मैं आपको। नहीं भी हो पाया तो प्लीज आप इनको संभाल के रखिएगा, ठीक है। ऐसे समझो, बोलो ये है एंथर। मेरा जो हाथ है ना ये पूरा, बोलो ये फिलामेंट है। जिस जगह से कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्टिव है, ठीक है। और मेरा कंधा जो है बच्चे प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम एंथर की बात करते हैं तो आपको एंथर तो क्या हो गया कि सामने ऐसे 2D पे डायग्राम बना दिया, तो बच्चे को लगता है बस ऊपर ऐसे छोटी सी कोई बोल पड़ी है, ऐसे ही नहीं। बोलो एंथर एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट के एंड पे यूं लंबी, सही है। और इसमें भी मैं क्या कह रहा हूं आपको कि 4 आपको क्या दिख रही है? माइक्रोस्पोरेंजिया। कितनी? 4 क्या दिख रही है? तो वो ये है 1 2 3 4 ऐसे। बोलो हम यहां से पढ़ रहे हैं, यहां से TS, इसलिए डायग्राम ऐसा है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर तो एलोंगेटेड है यूं। और इस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में साइडों में क्या दिख रही है? ये ग्रूव्स। ग्रूव्स होने की वजह से ये आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखती है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा तो यहीं से शुरू करेंगे हम।